नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विदेश नीति। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल को विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाया जाने वाली नीति का वर्णन किया था। और इस सिद्धांत में मंडल केंद्र ऐसा राजा होता था जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील होता था। तो इसको कहते हैं, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को जो संबंधित है वो विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो ये वर्ग है। कार्ल मार्क्स के अनुसार 19वीं शताब्दी का एक युगांतरकारी विचारक था। कौन? कार्ल मार्क्स। और इसने अपनी प्रसिद्ध जो रचना थी उसमें जो इसकी प्रसिद्ध रचना थी 1848 में लिखी थी वो, और उसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। तो मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन मानता था। तो जो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है वो वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, प्रन्यास सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रन्यास सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इसका तात्पर्य धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन जायदाद, कारखाने तथा विविध प्रकार की संपत्ति, जो अनेकों प्रकार की संपत्तियां होती हैं, तो का अपने को स्वामी न समझे, अपितु इसे समाज की अमानत या धरोहर माने। उसका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं अपितु समाज कल्याण के लिए करे। तो गांधी जी ने प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो ये है शक्तियों का पृथक्करण। इसका राइट आंसर है शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर है अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरस्तु ने सरकार के 3 अंग, नीति निर्धारण और प्रशासकीय और न्यायिक, का निरूपण किया था। और ये अंग चाहे भले ही आधुनिक अंग जैसे विधायिका, अब जो अंग हैं 3 वो हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन अरस्तु के अनुसार जो थे वो नीति निर्धारण, प्रशासकीय और न्यायिक थे। तो ये अंग चाहे भले ही आधुनिक अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बिल्कुल अनुरूप ना हो, पर बहुत कुछ उनके समान ही हैं। अरस्तु ने प्रत्येक अंग के निर्माण, कार्यक्षेत्र और शक्ति का अलग अलग वर्णन किया है और बीज रूप में आधुनिक सरकार की आकृति अंकित की है। यानी कि सरकार का जो व्यवस्थित वर्गीकरण था वो सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया था। और अरस्तु ने सरकार के जो ये व्यवस्थित वर्गीकरण है इसे 3 अंगों में बांटा था। और वो 3 अंग कौन कौन से थे? 3 अंग वो नीति निर्धारण, नंबर 1 नीति निर्धारण, और नंबर 2 प्रशासकीय, और नंबर 3 न्यायिक। और जो अब हैं वर्तमान में जो हैं आधुनिक अंग हैं वो आपके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है तो वो क्या है? प्रस्तावना। संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार तत्वों से जो मतलब है वो ये है कि उन आदर्शों से है जिससे भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ है तथा उन नीतियों से है जिन पर यह संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। भारतीय शासन व्यवस्था के उन आधार तत्वों का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है जो अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुई थे। तो जो भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भूमि क्या है? वो प्रस्तावना है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसका राइट आंसर है भारत में राजाध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होता। तो गणराज्य के जो सभी नागरिक समान होते हैं, अतः वे किसी लोकपद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। ऐसे ही इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को अपनाया गया है, ना कि गणतंत्र को। तो भारत गणराज्य कैसे है? क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित किया जाता है, वंशानुगत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका राइट आंसर है परमादेश। परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किस अधिकार का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, हृदय एवं आत्मा कहा है, और इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को परिभाषित कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 110 में, यानी कि आर्टिकल 110 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, एक बार इसके बारे में बता दूं। संविधान के जो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी कि लोकसभा स्पीकर करता है, और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, जबकि सामान्य विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाएगा, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यसभा व लोकसभा दोनों। इसका जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 67 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 67 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में
उपबंधित किया गया है, जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसे आहूत करने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा समाप्ति की घोषणा करने का पूरा अधिकार है, किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। वह सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान तथा भंग करने का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई? तो इसका राइट आंसर है 91वें संशोधन द्वारा, 91वां संशोधन। ये 2003 में हुआ था और इसके तहत एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल कर जाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस संशोधन में केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की भी व्यवस्था की गई थी। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो कौन सा संशोधन था? वो 91वां संशोधन था और 2003 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर। किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विशेषाधिकार है। कुछ निश्चित मामलों में विशेषाधिकार है। तो क्या है? संविधान के जो अनुच्छेद 163 की सब क्लोज यानी कि क्लोज, संविधान के आर्टिकल 163 की क्लोज 1 में कहा गया है कि जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह उन बातों को स्वविवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने अन्य सभी कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इससे स्पष्ट है कि राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।